Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. भारत की जलवायु में कितनी विविधता है। सोचिए, एक तरफ लेह में तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे चला जाता है। बाप रे। और उसी समय दक्षिण में मान लीजिए तिरुवनंतपुरम में 20-22 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ बिल्कुल। या फिर बारिश का उदाहरण लें, मेघालय में मौसिनराम, वहां साल में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ जैसलमेर राजस्थान में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर। सही कहा, इतना ज्यादा अंतर। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद एक चीज है जो पूरे भारत की जलवायु को एक सूत्र में पिरोती है। वो है इसका मानसूनी चरित्र। मॉनसून। बिल्कुल। और आज हम इसी मानसूनी ताने बाने को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से। हाँ, और हमारा आधार होगा एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी की किताब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर 4 क्लाइमेट। हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो जरूरी बातें हैं वो कवर हो जाए। तो मतलब आज की इस चर्चा का मकसद है भारत की जलवायु की जटिलताओं को आसान बनाना, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना और उन्हें यूपीएससी सिलेबस और पिछले सालों के सवालों माने पीवाईक्यूज से जोड़ना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम क्यों वाले सवालों पर ध्यान दें। ये प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, इनका असर क्या है, इनका विश्लेषण करें। और मैं साथ साथ सटीक तथ्य, जो जरूरी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, भारत की खास लोकेशंस और प्रीलिम स्पेसिफिक डिटेल्स, वो जोड़ता रहूंगा, यानी क्या वाला पहलू। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत की जलवायु को आखिर कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये फंडामेंटल सवाल है। यूपीएससी मेंस के लिए ये सवाल बहुत अहम बन सकता है। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? स्थान और उच्चावच यानी लोकेशन एंड रिलीफ, और वायुदाब और पवन एयर प्रेशर एंड विंड से संबंधित कारकों की विस्तार से चर्चा करें। तो पहले लोकेशन और रिलीफ वाले फैक्टर्स को ही देखते हैं। वो हिस्सों में बांट देती है। दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल। इसका सीधा असर तापमान पर पड़ता है। दक्षिण में ज्यादातर साल भर गर्मी रहती है, तापमान का अंतर कम होता है। और उत्तर में मौसम ज्यादा बदलते हैं, गर्मियां गर्म, सर्दियां ठंडी। तापमान का जो रेंज है वो ज्यादा होता है। अच्छा, और फिर उत्तर में हमारे पास है हिमालय पर्वत। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो एक क्लाइमेट वॉल है। बिल्कुल। सोचिए, अगर हिमालय ना होता तो मध्य एशिया से जो बर्फीली हवाएं आती हैं तो हम शायद जम ही जाते। हाँ बिल्कुल, वो हमें कड़ाके की ठंड से बचाता है। और दूसरी तरफ जो मानसून की हवाएं आती हैं दक्षिण पश्चिम से, उनको रोककर ऊपर उठने पर मजबूर करता है, जिससे बारिश होती है पूरे उपमहाद्वीप में। सही कहा। तीसरा अहम फैक्टर है जल और स्थल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये बहुत बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जमीन जो है वो पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी। हाँ, डिफरेंशियल हीटिंग कहते हैं इसे। बिल्कुल। इसी डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से भारत और आसपास के जो समुद्र हैं वहां अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रेशर जोन्स बन जाते हैं। जैसे गर्मियों में जमीन तेजी से गर्म होती है तो वहां लो प्रेशर बन जाता है। हाँ, और समुद्र तब भी ठंडा रहता है तो वहां हाई प्रेशर। हवाएं हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यानी समुद्र से जमीन की ओर। और यही तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है। एकदम सही। सर्दियों में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। जमीन ठंडी हाई प्रेशर, समुद्र गर्म लो प्रेशर, हवाएं जमीन से समुद्र की ओर। ये डिफरेंशियल हीटिंग वाला पॉइंट सच में कितना जरूरी है। मुझे याद है 2013 प्रीलिम्स में एक सवाल था Q60 के महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में तापमान का वार्षिक अंतर तटीय इलाकों से ज्यादा क्यों होता है। और उसका जवाब यही है, जमीन और पानी का अलग अलग गर्म होना। इसी से जुड़ा है अगला फैक्टर, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हाँ, जो इलाके समुद्र के पास है, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, वहां समुद्र का असर रहता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। इसे कहते हैं समकारी जलवायु, इक्वेबल क्लाइमेट। और जो दूर है, जैसे दिल्ली, अमृतसर या कानपुर, वहां गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां काफी ठंडी। इसे कहते हैं विषम जलवायु, एक्सट्रीम क्लाइमेट। प्रीलिम्स के लिए ये दोनों टर्म्स, इक्वेबल और एक्सट्रीम, जरूरी हैं। बिल्कुल। फिर आता है ऊंचाई का असर, एल्टीट्यूड। ये तो हम सब महसूस करते हैं।
जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता जाता है। इसका क्लासिक उदाहरण है आगरा और दार्जिलिंग। दोनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, पर जनवरी में आगरा का तापमान रहता है करीब 16 डिग्री सेल्सियस, और दार्जिलिंग का सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दार्जिलिंग बहुत ऊंचाई पर है। साफ अंतर दिखता है। अच्छा, और आखिर में है उच्चावच, रिलीफ, मतलब जमीन का ऊंचा नीचा होना। इसका बारिश पर क्या असर पड़ता है? इसका बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत गहरा असर है। मिसाल के तौर पर पश्चिमी घाट को लीजिए। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा इससे टकराती है तो इसकी पश्चिमी ढलानों पर विंडवर्ड साइड पर जबरदस्त बारिश होती है। हाँ, 250 से 400 सेंटीमीटर तक। लेकिन जैसे ही हवाएं घाट को पार करके पूरब की तरफ लीवर्ड साइड पर उतरती हैं, वो गर्म हो जाती हैं, उनकी नमी कम हो जाती है और वहां बारिश कम होते हैं। उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया। बिल्कुल, पुणे, बैंगलोर जैसे शहर इसी रेन शैडो एरिया में आते हैं। तो ये थे लोकेशन और रिलीफ से जुड़े कारक। लेकिन हवा का दबाव और पवने भी तो हैं। हाँ, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सरफेस विंड्स, ऊपरी हवा का सर्कुलेशन यानी जेट स्ट्रीम्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन सब का भी बड़ा रोल है। इनको हम अगले सेगमेंट में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हाँ, लेकिन इस सेगमेंट से कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स जल्दी से नोट कर लेते हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल। और भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30th। वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के पास से गुजरता है। और याद रखने वाली बात है, इक्वेबल और एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब आगरा दार्जिलिंग तापमान अंतर का कारण ऊंचाई है, और रेन शैडो एरिया का कॉन्सेप्ट खासकर पश्चिमी घाट के संदर्भ में। ठीक है, तो इस हिस्से का निचोड़ देखें तो मेंस के लिहाज से भारत की जलवायु कई फैक्टर्स का नतीजा है। लोकेशन और रिलीफ तापमान और बारिश के पैटर्न का मंच तैयार करते हैं, और जमीन पानी का अलग गर्म होना मानसून का आधार है। और प्रीलिम्स के फैक्ट्स हमने देख लिए। चलो अब देखते हैं कि मौसम का मिजाज कैसे बदलता है। शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है? मेंस में इस तरह का सवाल आ सकता है। भारतीय मौसम की क्रियाविधि को शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के संदर्भ में समझाएं। जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ की भूमिका का विशेष उल्लेख करें। तो पहले सर्दियों की बात करते हैं। कोल्ड वेदर सीजन। सर्दियों में क्या होता है? जमीन ठंडी हो जाती है, खासकर मध्य और पश्चिमी एशिया में। हाँ, वहां एक बड़ा हाई प्रेशर क्षेत्र बन जाता है। अब हवाएं हाई प्रेशर से बाहर की ओर बहती हैं। भारत की तरफ ये हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं। क्योंकि ये जमीन से आती हैं, तो ये शुष्क होती हैं। तो इनसे आमतौर पर बारिश नहीं होती? नहीं, लेकिन यहीं पर ऊपरी वायुमंडल का खेल शुरू होता है, खासतौर पर जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम ये क्या है? जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल, मतलब करीब 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली बहुत तेज हवाएं हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2013 और 2020 प्रीलिम्स में इस पर सवाल आ चुके हैं। अच्छा, तो सर्दियों में इनका क्या रोल है? सर्दियों में एक पश्वा जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, हिमालय के दक्षिण में बहती है। अब हिमालय और तिब्बत का पठार इसके रास्ते में आ जाते हैं, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक शाखा तिब्बत के उत्तर से निकल जाती है और दूसरी दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण से गंगा के मैदान के ऊपर बहती है। और यही दक्षिणी शाखा हमारे मौसम को प्रभावित करती है। बिल्कुल, यही भारत के सर्दियों के मौसम पर गहरा असर डालती है। इसी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में जो चक्रवात बनते हैं, जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, हाँ, वो पश्चिम से चलकर भारत की ओर आते हैं। और ये सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश करते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होती है इनसे। और ये बारिश रबी की फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, खासकर गेहूं के लिए। एकदम सही। और इसी मौसम में कभी-कभी बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बनते हैं, जो पूर्वी तट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करते हैं। तो ये थी सर्दियों की कहानी। ठीक है, अब गर्मियों में चलते हैं। हॉट वेदर सीजन। गर्मियों में सूरज उत्तर की ओर जाता है, उत्तरायण, तो सारी प्रेशर बेल्ट्स भी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। इसमें ITGC भी शामिल है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हाँ, बिल्कुल, ITGC। ये वो बेल्ट है जहां उत्तर और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें मिलती हैं, एक तरह का मीटिंग जोन। ये भी खिसककर जुलाई तक गंगा के मैदानों पर आ जाती है।
इसे मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। यह प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। और जमीन वो तो खूब गर्म हो जाती होगी। भयानक, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में। इससे वहां एक गहरा लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और ऊपरी हवाओं में क्या बदलाव आता है? जेट स्ट्रीम का क्या होता है? सर्दियों वाली जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम थी, वो अब भारत से हटकर तिब्बत के उत्तर में चली जाती है। उसकी जगह गर्मियों में प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर लगभग 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, मतलब पूर्वी जेट स्ट्रीम विकसित होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसका क्या काम है? माना जाता है कि ये मानसून के अचानक आने, जैसे मानसून बर्स्ट कहते हैं, उसमें मदद करती है। अच्छा, और अब आता है असली खिलाड़ी, दक्षिण पश्चिम मानसून। हाँ, उत्तर पश्चिम भारत का वो गहरा लो प्रेशर और ITC-Z, ये दोनों मिलकर दक्षिणी गोलार्ध की समुद्री हवाओं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब ये हवाएं इक्वेटर पार करती हैं, और पृथ्वी के घूमने के कारण कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में घुसती हैं। ये समुद्र से आती हैं तो नमी से भरपूर होती हैं। और यही है हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून। बिल्कुल। यहीं पर एल नीनो का जिक्र करना भी जरूरी है। ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन संक्षेप में ये प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास समुद्र के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना है। और इसका भारतीय मॉनसून पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सामान्य अवस्था में भारतीय मॉनसून हवाओं को भारत की तरफ एक मजबूत खिंचाव खींचता है। एल नीनो के समय प्रशांत महासागर में गर्मी का एक नया केंद्र बन जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि कोई दूसरी तरफ से रस्सी खींचने लगे। तो ये भारतीय मॉनसून की तरफ वाले खिंचाव को कमजोर कर देता है? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। इससे भारतीय मॉनसून कमजोर हो सकता है, बारिश कम हो सकती है और सूखे की आशंका बढ़ जाती है। समझ गई। तो इस सेगमेंट के मेन टेकअवेज क्या हुए? पहला, भारत में मौसम का बदलना हवा के दबाव और पवन प्रणालियों, सरफेस और अपर एयर के पूरी तरह उलट जाने, कंप्लीट रिवर्सल का नतीजा है। दूसरा, जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस भारतीय मौसम प्रणाली का अभिन्न अंग हैं। और तीसरा, एल निनो जैसी वैश्विक घटनाएं भी हमारे मॉनसून को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल। और प्रीलिम्स टेकअवेज: जेट स्ट्रीम टाइप्स इम्पैक्ट, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस ओरिजिन मेडिटेरेनियन सी, इम्पैक्ट रबी फसलें, रीजन NW इंडिया, ITCZ का मतलब और उसका खिसकना, एल नीनो ENSO का बेसिक कॉन्सेप्ट और असर, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं भारतीय मानसून को और करीब से। इसकी प्रकृति, भारत में इसका आगमन और बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन। मेंस के लिए सवाल हो सकता है, भारतीय मानसून की प्रकृति पर चर्चा करें, दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में प्रवेश, उसकी शाखाओं और वर्षा वितरण की विशेषताओं का विश्लेषण करें। तो क्या मानसून की प्रकृति सीधी सादी है? बिल्कुल नहीं। मानसून एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसे पूरी तरह समझना अब भी बाकी है। ये सिर्फ जमीन और पानी के अलग अलग गर्म होने, डिफरेंशियल हीटिंग से कहीं ज्यादा है। हाँ, इसमें ITZ का खिसकना, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तिब्बत के पठार का गर्म होना, एल नीनो, एनसो और भी कई चीजों का मिला-जुला असर है। असल में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, वो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का ही बदलावा रूप है, जो इक्वेटर पार करके आती हैं। और भारत में इसका आगमन कैसे होता है? केरल तट पर लगभग 1 जून को मानसून दस्तक देता है और ये आगमन अक्सर अचानक होता है, तेज बारिश और गरज के साथ। इसे कहते हैं मानसून का प्रस्फोट या बर्स्टिंग ऑफ मानसून। अच्छा, मानसून बर्स्ट। फिर ये आगे कैसे बढ़ता है? बहुत तेजी से करीब 10-13 जून तक मुंबई और कोलकाता पहुंच जाता है और मध्य जुलाई आते आते लगभग पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेता है। NCERT में इसका मैप 4.5 भी दिया है, वो देखना चाहिए। हाँ, मैप्स देखना ज्योग्राफी में बहुत जरूरी है। अच्छा, मानसून की शाखाएं कौन सी हैं? भारत में ये 2 मुख्य शाखाओं में बढ़ जाता है। एक अरब सागर शाखा, रेडियन सी ब्रांच, और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। पहले अरब सागर शाखा की बात करते हैं। ठीक है। इसका एक हिस्सा तो सीधे पश्चिमी घाट से टकराता है। घाट के पश्चिमी ढलानों पर, विंडवर्ड साइड पर, ये जबरदस्त बारिश करता है 250 से 400 सेंटीमीटर तक। लेकिन घाट के पूरब में, लीवर्ड साइड पर, वहां रेन शैडो एरिया बन जाता है। हवाएं नीचे उतरती हैं, गर्म होती हैं, नमी कम हो जाती है, इसलिए वहां कम बारिश होती है। पुणे, बेंगलुरु इसी क्षेत्र में है। और इस शाखा की कोई और उपशाखाएं भी हैं? हाँ,
एक दूसरी उपशाखा मुंबई के उत्तर से नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में घुसती है। हाँ। और एक तीसरी उपशाखा सौराष्ट्र और कच्छ से होते हुए अरावली पहाड़ियों के समानांतर निकल जाती है। अरावली के समानांतर मतलब उससे टकराती नहीं? हाँ, ज्यादातर समानांतर निकल जाती है, इसलिए राजस्थान और गुजरात के इन हिस्सों में बहुत कम बारिश होती है। समझ गई। अब बंगाल की खाड़ी शाखा ये ज्यादा शक्तिशाली होती है क्या? हाँ, सामान्यतः ये ज्यादा शक्तिशाली होती है और ज्यादा बड़े इलाके को कवर करती है। ये सबसे पहले म्यांमार तट और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है, फिर वहां से ये हवाएं मुड़ती हैं। किधर? एक धारा गंगा के मैदानों में पश्चिम की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर दिल्ली, पंजाब की तरफ जाती है, इसकी नमी कम होती जाती है। और इसलिए बारिश भी घटती जाती है। कोलकाता में ज्यादा, पटना में उससे कम, दिल्ली में और कम। बिल्कुल। और दूसरी धारा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ मुड़ जाती है। और यहीं पर उत्तर पूर्व में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। हाँ, मेघालय की गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं। ये शाखा खासी पहाड़ियों से टकराती है। इन पहाड़ियों की शेप कुछ कीप जैसी है, फनल जैसी है, जो इन नमी भरी हवाओं को घेरकर ऊपर उठने पर मजबूर करती है। और नतीजा मौसिन राम नाम की जगह पर बेहिसाब बारिश, औसतन 10,080 सेंटीमीटर सालाना से भी ज्यादा। ये विश्व रिकॉर्ड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है मौसिन राम, मेघालय में खासी पहाड़ियों पर। इन पहाड़ियों के नाम वहां रहने वाली जनजातियों के नाम पर है। ये GS1 कल्चर से भी जुड़ता है। वाह। अच्छा, एक बात और, जब लगभग पूरे देश में मानसून की बारिश हो रही होती है, तब तमिलनाडु का तट, कोरोमंडल तट, ज्यादातर सूखा क्यों रहता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, ये बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर पड़ता है, तो हवाएं बिना टकराए किनारे किनारे निकल जाती हैं। और दूसरा, ये अरब सागर शाखा के रेन शैडो एरिया में पड़ता है। पश्चिमी घाट बारिश रोक लेते हैं। ठीक है, तो इस सेगमेंट के मेन टेकअवेज क्या हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 2 शाखाओं में आता है। रिलीफ यानी उच्चावच बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, और बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली यानी जगह के हिसाब से और टेम्पोरली यानी समय के हिसाब से बहुत अनइवन है। बिल्कुल। और प्रीलिम्स टेकअवेज: मॉनसून ऑनसेट डेट्स जून 1 केरला, जून N13 मुंबई कोलकाता, मॉनसून बर्स्ट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखाएं, रेन शैडो एरिया पुणे बेंगलुरु, हाईएस्ट रेनफॉल मौजिनराम, खासी हिल्स मेघालय, तमिलनाडु तट का गर्मियों के मॉनसून में सूखा आना। चलिए अब बात करते हैं ऋतुओं की लय की, द रिदम ऑफ सीजन्स। भारत में मौसम विभाग के हिसाब से 4 मुख्य ऋतुएं मानी जाती हैं। हाँ, शीत ऋतु कोल्ड वेदर सीजन, ग्रीष्म ऋतु हॉट वेदर सीजन, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु एडवांसिंग मॉनसून, और मानसून का निवर्तन रिट्रीटिंग मॉनसून। संक्षिप्त में इनकी खास बातें देख लेते हैं। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी। उत्तर भारत में ठंडा, तापमान 21 डिग्री सीसी से कम। दक्षिण में मौसम सुहावना, उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं जो आमतौर पर सूखी होती हैं। लेकिन हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई। तापमान बढ़ने लगता है। उत्तर पश्चिम भारत में तो 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिण में समुद्र के असर से थोड़ी राहत रहती है। ITZZ उत्तर की तरफ खिसकने लगता है और लो प्रेशर बनने लगता है। इसी समय कुछ खास स्थानीय तूफान और बारिशें होती हैं। हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है ये? सबसे मशहूर है लू, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और सूखी हवाएं। फिर है काल बैसाखी, ये बंगाल और असम में शाम के समय आने वाले तेज तूफान हैं, जिनसे बारिश और कभी-कभी ओले भी गिरते हैं। और दक्षिण में है आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर। ये केरल और कर्नाटक में मॉनसून आने से पहले होने वाली बौछारें हैं, जो आमों को जल्दी पकने में मदद करती हैं। और एक है फूलों वाली बौछार यानी ब्लॉसम शावर। ये भी केरल और आसपास होती है और कॉफी के फूलों के खिलने में मदद करती है। ये नाम कितने दिलचस्प हैं। अच्छा, फिर आती है मुख्य वर्षा ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून, जून से सितंबर। हाँ, इस समय पूरे देश में व्यापक बारिश होती है। हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। इसी दौरान मॉनसून में विराम भी आते हैं। ब्रेक्स इन मॉनसून। मतलब बारिश का रुक जाना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों या हफ्तों तक बारिश नहीं होती। इसका कारण होता है मॉनसून ट्रफ की पोजीशन में बदलाव या फिर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की फ्रीक्वेंसी में कमी आना। अच्छा, और फिर चौथी ऋतु, मॉनसून का निवर्तन
रिट्रीटिंग मानसून सीजन, ये अक्टूबर-नवंबर में होता है। मानसून उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटना शुरू करता है। इस समय मौसम कैसा होता है? आसमान साफ हो जाता है, दिन का तापमान थोड़ा बढ़ता है, लेकिन रातें सुहावनी होने लगती हैं। जमीन में अभी भी नमी होती है। साफ आसमान और नमी की वजह से दिन में थोड़ी उमस भरी गर्मी महसूस होती है। इसे अक्टूबर हीट या क्वार की उमस कहते हैं। और बारिश? लो प्रेशर का केंद्र अब जमीन से हटकर बंगाल की खाड़ी पर चला जाता है। इससे वहां चक्रवात, साइक्लोन्स बनने लगते हैं। ये चक्रवात पूर्वी तट, खासकर तमिलनाडु तट पर भारी बारिश करते हैं। असल में तमिलनाडु की मुख्य बारिश इसी रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन में होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ऋतुओं के इस चक्र से प्रीलिम्स के लिए क्या-क्या याद रखना है? 4 मुख्य ऋतु हैं: स्थानीय हवाएं, बौछारें, लू, काल बैशाखी, आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार और उनके इलाके। मॉनसून ब्रेक्स का मतलब, अक्टूबर हीट क्या है और रिट्रीटिंग मॉनसून से बारिश पाने वाला मुख्य क्षेत्र तमिलनाडु तट। बिल्कुल। और मेंस के लिए टेक अवे ये है कि भारत में मौसम का एक स्पष्ट चक्र है। हर मौसम की अपनी खास विशेषताएं हैं। तापमान, दबाव, हवाएं, बारिश और स्थानीय मौसम की घटनाएं भी इन ऋतुओं का एक अहम हिस्सा हैं। अब आते हैं बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी वेरिएबिलिटी पर। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंस में ऐसा सवाल आ सकता है, भारत में वार्षिक वर्षा के स्थानिक वितरण की व्याख्या करें। वर्षा की विभिन्नता या वेरिएबिलिटी से क्या तात्पर्य है और भारत के किन क्षेत्रों में ये अधिक या कम पाई जाती है? हाँ, और इसे 2015 GS1 के उस सवाल से भी जोड़ सकते हैं कि भारत में पानी के इतने अच्छे रिसोर्स होते हुए भी जल संकट क्यों है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएबिलिटी इसके बड़े कारण हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भारत में? औसत बारिश कितनी है? भारत की औसत सालाना बारिश लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही असमान है। कहाँ ज्यादा, कहाँ कम? मोटे तौर पर देखें तो ज्यादा बारिश 200 सेंटीमीटर वाले इलाके हैं, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट, उप हिमालयी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेघालय की पहाड़ियां, खासकर खासी जयंतियां, जहां मासिनराम में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। और मध्यम बारिश? मध्यम बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर वाले इलाके हैं गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा से लेकर उत्तर में गंगा के मध्य मैदान तक, नॉर्थ ईस्ट की कुछ और घाटियां जैसे कछार घाटी, मणिपुर। और कम बारिश वाले? कम बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात का बाकी हिस्सा और दक्कन पठार का ज्यादातर अंदरूनी भाग। और बहुत ही कम अपर्याप्त बारिश वाले? अपर्याप्त बारिश 50 सेंटीमीटर वाले इलाके हैं प्रायद्वीप के कुछ अंदरूनी हिस्से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के रेन शैडो एरियाज, लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान और पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल, जैसलमेर। और हाँ, बर्फबारी सिर्फ हिमालय के ऊंचे इलाकों तक ही सीमित है। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो वाकई बहुत अनइवन है। अच्छा, और वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है? वर्षा की विभिन्नता। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि किसी जगह की औसत बारिश से असल बारिश साल दर साल कितनी कम या ज्यादा हो सकती है, मतलब बारिश कितनी भरोसेमंद है। इसे मापने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। सीवी ज्यादा होने का क्या मतलब है? सीवी जितना ज्यादा होगा, बारिश उतनी ही ज्यादा अनरिलायबल होगी। मतलब किसी साल औसत से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, तो किसी साल बहुत ही कम सूखा पड़ सकता है। ज्यादा सीवी 50% उन इलाकों में पाया जाता है जहां औसत बारिश बहुत कम होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दक्कन पठार के अंदरूनी भाग। इन इलाकों में सालाना बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और कम सीवी का मतलब? कम सीवी 25% का मतलब है कि बारिश ज्यादातर हर साल औसत के आसपास ही रहती है। ये ज्यादा भरोसेमंद है। ऐसा उन इलाकों में होता है जहां औसत बारिश ज्यादा होती है, 100 सेंटीमीटर्स, जैसे पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और बाकी भारत? बाकी भारत में मध्यम वेरिएबिलिटी 25 से 50% पाई जाती है, जहां सालाना बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत असमान है, जो मुख्य रूप से रिलीफ और मॉनसून पवनों पर निर्भर करता है। दूसरा, वर्षा की वेरिएबिलिटी, खासकर कम बारिश वाले और ज़्यादा वेरिएबिलिटी वाले इलाकों में कृषि और पानी की उपलब्धता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यही भारत में जल संकट का एक प्रमुख कारण भी है। बिल्कुल। और प्रीलिम्स टेकअवेज, भारत की औसत सालाना बारिश लगभग 125 सेंटीमीटर। हाई, मीडियम, लो रेनफॉल एरियाज के उदाहरण, मौसिनराम सबसे ज्यादा, जैसलमेर, ले सबसे कम। वेरिएबिलिटी, सीवी का मतलब
हाई वेरिएबिलिटी वाले क्षेत्र कम बारिश वाले, लो वेरिएबिलिटी वाले क्षेत्र ज्यादा बारिश वाले। एनसीईआरटी के मैप्स 4.11 और 4.12 देखना इसमें मदद करेगा। ठीक है। अब बहुत संक्षेप में भारत के जलवायु प्रदेशों, क्लाइमेटिक रीजन्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरे भारत की जलवायु मानसूनी है, लेकिन क्षेत्रीय भिन्नताएं तो हैं ही। हाँ, और इन रीजनल वेरिएशंस को दिखाने के लिए कई क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। इनमें कोपेन की स्कीम काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। कोपेन का आधार क्या था? कोपेन ने मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के मासिक और वार्षिक औसत आंकड़ों के आधार पर दुनिया को जलवायु प्रदेशों में बांटा। उन्होंने अक्षरों के कोड्स इस्तेमाल किए, जैसे A, B, C, D, E मुख्य प्रकारों के लिए, और छोटे अक्षर F, M, W, S, H, C, G उप प्रकारों के लिए। भारत में कौन से मुख्य कोपेन प्रकार मिलते हैं? क्या सारे याद रखने जरूरी हैं? सारे कोड्स रटना शायद जरूरी नहीं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार और उनके इलाके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जरूर पता होने चाहिए। एनसीईआरटी की टेबल 4.1 और मैप 4.13 में ये दिए हैं। कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे AMW, इसका मतलब है मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। ये मिलता है भारत के पश्चिमी तट पर, गोवा के दक्षिण में, मालाबार तट। यहाँ बहुत भारी बारिश होती है और सूखी ऋतु छोटी होती है। अच्छा, और एक खास है S, मॉनसून विद ड्राई समर। ये सिर्फ कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु तट और आंध्र के दक्षिणी तट पर मिलता है। यहाँ मुख्य बारिश सर्दियों रिट्रीटिंग मॉनसून में होती है, गर्मियां सूखी रहती हैं। ये तो बिल्कुल अलग है। और रेगिस्तानी इलाके? हाँ, BWHW हॉट डेजर्ट टाइप। ये पश्चिमी राजस्थान के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों, थार मरुस्थल में मिलता है। बहुत कम बारिश, बहुत ज्यादा तापमान। इसी से सटा हुआ है BSHW सेमी एरिड स्टेप टाइप, जो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में है। और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? वो है CWG मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। इसमें लगभग पूरा गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का ज्यादातर हिस्सा आता है। यहाँ गर्मियों में बारिश होती है और सर्दियां सूखी रहती हैं। और पहाड़ी इलाके? ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए E पोलर टाइप है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचे हिस्से। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में DFC कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर भी मिलता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए मुख्य कोड्स AMW, AS, AW, BWHW, BSHW, CWG और E, और उनके मोटे तौर पर इलाके याद रखने हैं, जैसे AMW मालाबार तट, AS कोरोमंडल तट, BWHW थार। हाँ बिल्कुल। और मेंस के लिए ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि भारत की मानसूनी जलवायु के अंदर भी तापमान और वर्षा के पैटर्न में कितनी रीजनल डाइवर्सिटी है। चलिए अब हमारी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग पर भी एक नजर डालेंगे। मेंस का ये एक क्लासिक सवाल है, भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था पर मानसून के प्रभावों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। मानसून को भारतीय कृषि की धुरी या एक्सिस क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की आज भी लगभग 64% कामकाजी आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि पर निर्भर है। और हमारी कृषि, खासकर खाद्य फसलों की खेती, बहुत हद तक मानसून की बारिश पर ही निर्भर करती है। तो अच्छा मानसून मतलब? अच्छा मानसून मतलब अच्छी फसल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खुशहाली, और कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलता है। मानसून की वजह से ही हम अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसलें उगा पाते हैं, और सर्दियों की बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रबी फसलों के लिए जरूरी है। लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी तो हैं। बिल्कुल है। सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है मानसून की अनिश्चितता और असमानता, वेरिएबिलिटी। किसी साल बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, फसलें डूब जाती हैं, जान माल का नुकसान होता है, मिट्टी का कटाव भी होता है तेज बारिश है। और किसी साल बारिश बहुत कम होती है या समय पर नहीं आती तो सूखा पड़ जाता है, फसलें सूख जाती हैं, किसानों पर कर्ज बढ़ता है। ये बाढ़ और सूखा दोनों ही आपदाएं हैं, और इनका प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 का अहम हिस्सा है। मॉनसून की विफलता का असर फूड सिक्योरिटी GS3 पर भी पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर समस्याएं हैं। तो मॉनसून एक तरह से वरदान भी है और अभिशाप भी। कह सकते हैं ये जीवन रेखा है, लेकिन इसकी अविश्वसनीयता एक बड़ी चुनौती है।
जलवायु का असर हमारे रहन सहन, खान पान, पहनावे, घरों के डिजाइन तक पर दिखता है। और अब ग्लोबल वार्मिंग एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन एक सच्चाई है। मानवीय गतिविधियों, खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन और जीवाश्म ईंधन जलाने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को तेज कर रही हैं। बिल्कुल, इससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2100 तक ये 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और तटीय इलाके डूब सकते हैं। बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। बीमारियों का फैलाव बढ़ सकता है। और हाँ, इसका असर मानसून के पैटर्न पर भी पड़ सकता है। वो शायद और ज्यादा अनिश्चित हो जाए। ये तो चिंता की बात है। यानी क्लाइमेट चेंज हमारी मानसून पर निर्भरता को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना सकता है। बिल्कुल। ये हमारी कृषि, जल संसाधन और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर हमने देखा कि भारत की जलवायु कितनी विविध है। इसके पीछे कौन से कारक हैं? मॉनसून की जटिल क्रियाविधि क्या है? ऋतुओं का चक्र कैसे चलता है? और इन सब का हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर है? मेंस के लिए इन इंटरलिंकेजेस को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए जो जरूरी फैक्ट्स, टर्म्स और लोकेशंस हैं, उन्हें याद रखना होगा, जैसे ITCZ, जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एल नीनो, कॉपन टाइप्स, खासकर AMW, AS, BWH, CWG, स्थानीय हवाएं, लू, काल बैसाखी, मैंगो शावर्स, ब्लॉसम शावर, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएबिलिटी के पैटर्न्स। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भविष्य में इसके और बढ़ने की आशंका है, क्या भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करना और उस पर हमारी निर्भरता को मैनेज करना और भी मुश्किल होता जाएगा? इसके लिए हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रणनीतियां अपनानी होंगी? जरूर सोचिएगा इस पर। उम्मीद है ये चर्चा आपके UPSC प्रिपरेशन में मददगार साबित होगी। NCERT को आधार बनाकर पढ़ते रहिए, समझते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.